नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में 3 अक्टूबर 2022 का दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा। देश का पहला मेड इन इंडिया हल्का लड़ाकू विमान प्रचंड भारतीय वायुसेना के खेमे में शामिल हो गया है। इस विमान के वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की ताकत में भारी इजाफा होगा। दरअसल देश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का वायुसेना का अंग बनना एक गौरवशाली उपलब्धि भी है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से एक बड़ा कदम भी। पिछले 5 सालों में भारत के रक्षा निर्यात में 334% की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के 75 देश अब भारत से हथियार और रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। मुद्दा आपका में भारतीय वायुसेना में शामिल प्रचंड की बात करेंगे और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता आवश्यकता को भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के महानिदेशक सुनील के मिश्रा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी से। संजय कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे सेवानिवृत्त एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी से। निर्दोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत में निर्दोष जी आप ही से ही करूंगा। एक बेहद महत्वपूर्ण दिन, बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रचंड का भारतीय वायुसेना में शामिल होना कितनी बड़ी उपलब्धि है? आप इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? ये प्रचंड का एयरफोर्स में इंडक्ट होना महत्वपूर्ण कई वजहों से है जी। उसमें पहला तो ये है कि इससे एक हाई ऑल्टीट्यूड पे अटैक हेलीकॉप्टर की एक क्षमता बहुत जोर से बढ़ जाएगी। उसमें पहले भी थे हमारे पास एयरक्राफ्ट जो वहाँ पे फ्लाई कर सकते थे, पर जैसे मी-35 वगैरह जो पहले पुराने हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स थे जी, वो उन हाइट्स पे नहीं ऑपरेट कर सकते थे। तो कारगिल में ये कमी महसूस की गई थी। अपाचे जो बाद में आया वो ऑपरेट कर सकता है वहाँ पे, पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिस संख्या में ये इंडक्ट होने जा रहा है जी, उससे हमारे दोनों पड़ोसी जो मुल्क हैं जिनसे कि हमारे एडवर्सरीज हैं, उनको इससे काफी दुविधा पहुंचेगी। जी, कुलकर्णी साहब, इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, धन्यवाद। मैं तो कहूँगा कि खासकर आज जब पूरे विश्व में कि सबकी नज़रें जो हैं भारत के ऊपर हैं, भारत को देखा जा रहा है एक आर्थिक स्थिति के तौर पर एक वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज, और मिलिटरीली देखा जा रहा है एक जो सक्षम भारत के तौर पर, और कूटनीति में ज़बरदस्त उछाल आया है और विश्व देख रहा है भारत की ओर जिस प्रकार से नेतृत्व भारत को दिया जा रहा है। ऐसे माहौल में जब हम देखते हैं भारत खुद अपना एक लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, तेजस जैसे विमान बना रहा है, INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, बाकी हज़ारों चीज़ों में धीरे धीरे करके आत्मनिर्भरता के तौर पर जिस तरीके से भारत जो है अपनी धीरे धीरे करके प्रगति कर रहा है, और विश्व में जो भारत था जिसे एक वन ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टर कहा जाता था ऑफ वेपन, वो उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को दिखेगी। मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन 5-6 सालों के अंदर 21% की गिरावट आई है हमारे सिर्फ आयात में। और भारत अब आयात ही नहीं करता है, अब निर्यात भी करता है, जैसे आपने कहा। और निर्यात में भी जैसे जिस प्रकार से काफ़ी देशों ने तेजस में दिलचस्पी दिखाई है, ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है, बाकी जो एमिनेशन और जिस प्रकार मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में दिलचस्पी दिखाई है, मुझे लगता है भारत जो है अब धीरे धीरे, और ख़ासकर क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है जिस प्रकार से हमारे
इर्द गिर्द भारत के जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जब मैं साफ शब्दों में कहूँ कि दुश्मनी माना, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, जिस प्रकार से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जिस प्रकार से उनके इरादे जो हैं शकिया इरादों से पूरा घिरा हुआ ये दोनों देश हैं, ऐसे माहौल में मुझे लगता है आत्मनिर्भर होना खासकर सिक्योरिटी के मामले में निहायत ज़रूरी है। जब हम आत्मनिर्भर होंगे हमारी आर्थिक प्रगति होगी। जब हमारी आर्थिक प्रगति होगी, जिस प्रकार से पूरा विश्व की नज़रें भारत की ओर है एक विश्व गुरु के तौर पर, और जिस प्रकार से भारत नेतृत्व दे रहा है आज, जब यूक्रेन में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार चीन ताइवान स्ट्रेट में क्या कर रहा है, चीन ताइवान स्ट्रेट में, भारत ने भी ईस्टर्न लद्दाख में और पूरा LAC के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई कर, तो ये जो विस्तारवाद को देख करके पूरे विश्व भर में जो जिस प्रकार से कहूँगा आक्रोश पैदा हुआ है, ऐसे माहौल में भारत का आत्मनिर्भर होना, भारत की आर्थिक स्थिति में उछाल आना, इस प्रकार से पूरे विश्व भर में ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का हमें ग्रहण करना, सक्षम होना, मुझे लगता है एक जबरदस्त उछाल, जैसे आपने कहा प्रचंड, मैं तो कहूँगा प्रचंड उछाल आया है भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। जी बिल्कुल। सुनील जी, अगर इस बदलाव की मैं बात करूं, एक समय था, एक जमाना था जब छोटे छोटे रक्षा उपकरण के लिए भी भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, या कारगिल के समय कई सारे सवाल उठे थे कि कौन सा उपकरण है, कौन से हथियार है, कौन सा नहीं है, लेकिन पहले तेजस अब प्रचंड। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको और सारे देशवासियों को आज आयुध पूजन का दिन है, शस्त्र पूजन का दिन है, उसकी बधाई देना चाहता हूँ। और आयुध पूजन और शस्त्र पूजन हमारे यहाँ पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। अगर पिछले कुछ सालों को देखा जाए, पिछले कुछ सालों से मेरा मतलब है पिछले अगर 40 सालों की हिस्ट्री ली जाए, 40-50 साल की, तो हमारा जो मॉडल था आत्मरक्षा में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा हम लोग इंपोर्ट करते थे जी। वो इंपोर्ट रशिया से होता था, इजराइल से होता था और बहुत सारे देश वहाँ से आता था। बाकी जो कुछ हमारी ज़रूरतें थी वो डिफेंस की PSUs या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, और इसकी बातचीत, इसमें बदलाव आना चाहिए। कुछ साल पहले शुरू हुआ, कारगिल युद्ध के बाद इस सोच ने और जोर पकड़ा, बातचीत बहुत होने लगी, लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था वो उतना रोबस्ट नहीं था। और पिछले मुझे लगता है 5-6 सालों में जी, एक तो सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है कि हम अपना आयात कम करेंगे, रक्षा क्षेत्र में जो उपकरण चाहिए उसमें हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और जो माइंडसेट्स थे हमारे सभी के, उसमें भी मैं एक बदलाव देख रहा हूँ, जिसमें कि आत्मनिर्भर होने की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, और प्राइवेट सेक्टर का जो आगाज़ हुआ है जी, जो पहले नहीं था, वो एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाएगा, क्योंकि 3 प्रमुख क्लासिफिकेशंस हैं उपकरण बनाने के लिए। एक भारतीय प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि रिलेटिवली नई हैं इस क्षेत्र में जी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की 7 नई डिफेंस PSUs बन चुकी हैं, पहले की 9 थी, ये डिफेंस PSUs हैं। और कुछ फॉरेन कंपनीज़ हैं जो हाई एंड इक्विपमेंट बनाती हैं, जिनको कि अब हम इंडिजनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं जी। और उसमें ऑफसेट पॉलिसीज़ आई हैं, और SIDM जैसी संस्थाएं उनके साथ मिल करके उसका इंडिजनाइजेशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस पर काफ़ी काम भी हो चुका है। जो लाइट एयरक्राफ्ट है, ये एक इतना बढ़िया उदाहरण है कि 22-23 साल पहले जब कारगिल युद्ध हुआ तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपना एक हेलीकॉप्टर चाहिए जो उन हाइट्स पे, और उन हाइट्स पे वॉर और कॉम्बैट जोन्स दुनिया में सिर्फ शायद हमारे यहाँ हैं। हमारे और पाकिस्तान और हमारे और चाइना के बीच में कुछ ऐसी टोपोग्राफी है जहाँ पर 5 किलोमीटर हाइट या उससे ज़्यादा पर ऑपरेट करने वाला एक हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए। ये नीड हमारी यूनिक थी जी। और जब इसको महसूस किया गया तो हमारी जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं वो साथ में आईं, और उसके बाद आपके सामने ये नतीजा है कि प्रचंड आज हमारे पास है जी। और ये खाली हम अपने लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपने जो दोस्त
फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आगे। कितना बनाना है, उसमें क्या एवोल्यूशन करना है, जी। क्या चेंजेस करने हैं, इन सब की राइट्स हमारे पास होंगे। बाहर से लिए वाले का सोर्स कोड हमारे पास नहीं होता, उसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते, उसको एवोल्यूट नहीं कर सकते, तो उसमें बड़ी बंदिशें रहती हैं। अपने यहाँ का बना हुआ सामान, चाहे वो एक छोटा हथियार हो जो राइफ़ल हो या एक प्रचंड जैसा हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हो, वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम उस रास्ते पे हैं अब, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत अच्छा बन गया है। इंडियन इंडस्ट्री इसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम कर रही है। अगले आने वाले 5-7 सालों में मैं आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में देख पा रहा हूँ। एक बड़े बदलाव की आप बहुत बड़े बदलाव उम्मीद रखते हैं। लेकिन निर्दोष जी, अगर मैं प्रचंड की शक्तियों के बारे में बात करूं, इसकी शक्तियां कैसी हैं, देश के लिए कितना उपयोगी ये साबित होगा, क्योंकि करगिल के समय जैसा मिश्रा जी ने कहा कि एक आवश्यकता महसूस की गई थी, आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? प्रचंड बहुत ही कैपेबल हेलीकॉप्टर है। इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मैं एक एक करके कवर करूंगा। जी। सबसे पहले तो लाइट है काफी, इसमें जो है कंपोजिट्स का काफी इस्तेमाल हुआ है, उस वजह से स्ट्रेंथ भी है और लाइट भी है, क्योंकि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मजबूत बनाना पड़ता है। तो वो सब इसी के मुकाबले का अगर आप देखेंगे और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके पास जो जहाज हैं वो मेटल से बने हुए हैं, तो उनमें वो भारी होते हैं और उसमें लोड कम ले जा सकते हैं और उनकी और काफी कमियां हैं। दूसरा है इसमें कि ये हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी तो हमने पहले ही जिक्र कर दिया, मिश्रा जी ने भी बोला। तीसरा है इसका एजिलिटी, बहुत ही एजाइल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो हल्का होने की वजह से ज्यादा हो जाता है, और मैन्यूवरेबिलिटी, इसका एक रोटर जो है वो रिजिड रोटर है, तो इसलिए इसमें जो पायलट कंट्रोल इनपुट देता है उसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही काफी एजाइल है। तीसरा है इसका तीसरा या चौथा सर्वाइवेबिलिटी, कि ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में एक खूबी होनी चाहिए कि अगर उसको कोई क्षति पहुंचे तो वो सर्वाइव कर जाए। तो उसके सर्वाइवेबिलिटी के कई सारे फीचर्स हैं। एक है अंडर कैरेज, जो कि क्रैश में टूटेगी नहीं, नीचे की तरफ का हिस्सा और आर्मर प्लेटिंग है इसमें। उनके अलावा और जो सर्वाइवेबिलिटी के इसके वो एवियोनिक जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है इसमें, उसमें रेडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर हैं। और इन सब से क्या होता है कि इसकी इस पे दुश्मन का जो अगर कोई इसको अटैक करना चाहेगा तो वो मुश्किल होगा। देन इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। डिटेक्शन में कई सारी चीजें होती हैं, तो देख सकते हैं विजुअल, एक सुन सकते हैं ऑरल, एक है कि उसको रेडार से आप पकड़ सकते हैं, और इंफ्रारेड जो है, तो इन सब में इसका सिग्नेचर बहुत कम है, तो उसकी वजह से इसको खोज पाना और उसके ऊपर कोई वेपन लॉन्च करना मुश्किल होगा। जी। इसकी बड़ी वर्सेटाइल मिशन कैपेबिलिटी है, और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, जिसमें कि एक सीसीडी कैमरा और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है, जिससे कि आप टारगेट को एक्वायर कर सकते हैं और उसको एंगेज कर सकते हैं। और इसमें जो आर्मामेंट है उसके 4 पाइलोन्स हैं, तो इसका मतलब है कि जो छोटे इसी तरह के जो हमारे पड़ोसियों के पास हैं उसमें कई में 2 हैं, तो उससे डबल इसमें क्षमता हो जाती है एक तरह से, क्योंकि काफी लोड ले जा सकते हैं, 1750 किलोग्राम। जी। और उसमें एक गन है आगे, और उसके अलावा मिसाइल, रॉकेट्स, सब कुछ इसमें जो कि हेलीकॉप्टर के जो भी आर्मामेंट हैं, ये सारे एक्चुअली क्या हुआ है कि शुरू में था ध्रुव, जो कि था एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसको वेपनाइज करने के लिए एक बनाया गया वो ALHWSI वेपन सर्विस इंटीग्रेशन, उसका नाम रुद्र है। तो कई सारे सिस्टम इसमें रुद्र में पहले इंटीग्रेट हो चुके थे, तो इसलिए और क्योंकि वही इंजन और वही रोटर सिस्टम रखा गया है, तो इसको बनाने में भी कम समय लगा, और कॉस्ट भी उसकी वजह से डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो गई। ये ग्राउंड ट्रूप्स के अगेंस्ट स्ट्राइक में यूज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में, ये टैंक के अगेंस्ट, ये फोर्टिफाइड बंकर्स के अगेंस्ट, और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, तो इस तरह के सारे मिशंस।
और इन सब के अलावा इसकी जो एवियोनिक्स है वो बहुत ही मॉडर्न है। जी ग्लास कॉकपिट है फुली, और उसके अलावा जो भी सिस्टम्स हैं इसके जो फ्लाइंग और टारगेट एक्विजिशन रिलेटेड हैं वो सारे बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटीग्रेटेड हैं, जिससे कि पायलट और जो सिस्टम ऑपरेटर होता है वो दोनों का तालमेल अच्छा होगा और वो टारगेट को अच्छी तरह से एंगेज कर सकते हैं। जी तो ये सारी क्षमताएं जो हैं ये क्योंकि धीमे धीमे करके इंडिया डेवलप कर रहा है हर एक चीज में, तो ये क्षमताएं जो हर एक के बारे में डिटेल में जाना संभव नहीं जी। है, पर इनकी वजह से इसकी क्षमता, जैसे शुरू में बोला कि पड़ोसियों के पास जो है गिनतियों के अलावा उसकी क्षमता क्या होती है एक जहाज की, उससे काफी फर्क पड़ता है। जी ये हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर सकता है, अच्छी मार कर सकता है और बड़ी एक्यूरेटली कर सकता है। जी बिल्कुल, और प्रचंड से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा, इस बात को विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। लेकिन संजय कुलकर्णी जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के कारण है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को हाथ फैलाने पड़े हैं दुनिया के सामने कि हमें हथियार दीजिए, हमारी मदद कीजिए, मैं इस संदर्भ में ये चीज समझना चाहता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता क्या समय की आवश्यकता है? सिर्फ आर्थिक पहलू से नहीं, रक्षा की दृष्टि से भी मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं जी आज के ज़माने में बहुत बहुत आवश्यकता है आत्मनिर्भर होने की। और ख़ासकर जैसे पूरे विश्व ने देख लिया कि यूक्रेन जो है पूरे मतलब आज अगर यूक्रेन थोड़ा बहुत 6 महीने के दौरान तो रूस के बरखिलाफ अगर खड़ा हो पाया है क्योंकि अमेरिका ने ज़बरदस्त उसको सपोर्ट किया है मिलिट्री इक्विपमेंट में। और ये नहीं कि थोड़े बहुत, तकरीबन मैं कहूँगा 12 से 15 बिलियन डॉलर्स का उसने इक्विपमेंट दिया यूक्रेन को। तब कहीं यूक्रेन आज थोड़े बहुत ऐसी स्थिति में है कि कम से कम अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो अपने 4 प्रोविंस जो है वो उसने रूस को दे दिए हैं और रूस ने रेफरेंडम करके अपने इसमें शामिल करे। जी ऐसे माहौल में खासकर सुरक्षा के मामले में जिसमें कहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन जो नीयत है दुश्मन की वो कभी भी बदली हो सकती है। और अब जब हमें मालूम है हमारे जो एनवायरनमेंट है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, चीन है, पाकिस्तान है, इनकी जो नीयत है कोई साफ नहीं है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में जो किया, जबकि इतने सारे एग्रीमेंट्स थे दोनों देशों की में, उसके बावजूद में जो चीन ने किया पूरे विश्व को मालूम है कि किस प्रकार से चीन विस्तारवाद में लगा है। पाकिस्तान 1947 से लेकर के आज तक जो उसकी मंशा रही है कि भारत को वो लगातार किसी न किसी प्रकार से ब्लीड करता रहेगा, लाइक जैसे ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। और जिस प्रकार से वो बार क्या निर्यात करता है भारत को, तो आतंकवाद। तो ऐसे माहौल में जब भारत एक पूरे विश्व में एक विश्व गुरु की तरफ से लोग उस निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई हैं, भारत की आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त उछाल आया है। अगले 10-1 साल में भारत आर्थिक स्थिति में जीडीपी के तौर पर पूरे विश्व में नंबर 3 स्थान ग्रहण करेगा। ऐसे हालात में अगर हम सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो आर्थिक स्थिति भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है, हमने यही नहीं, हमने जितने हुए, चाहे कारगिल हुआ, उसके 65 हुआ, 71 की लड़ाई हुई, हम सब में देख जब ऐसे स्थिति आती है और हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, जब तक बाहर से सामान आएगा तब युद्ध समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं करते। ऐसे माहौल में जब हम खुद आत्मनिर्भर होंगे, चाहे वो स्मॉल आर्म्स के मामले में हो, चाहे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट में हो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में हो, सबमरीन्स में हो, चाहे हेलमेट्स में हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में हो, क्लोथिंग में हो, हर एक इसमें, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें भाग लेना चाहती हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक दिशा दिखानी है और वो दिशा मैं कहूँगा आपके माध्यम से जो यूज़र्स हैं, खासकर जो फौजी हैं, जो यूज़र्स हैं, उन्होंने भी अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हर बार ये कहना कि इम्पोर्टेड ही सामान अच्छा होता है, गलत। हम उतनी ही काबिलियत है हम लोगों में, बिल्कुल बराबर की टक्कर देने की काबिलियत है।
सक्षम होंगे। जरूर पहला जो चीज़ आएगी उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, अगला जो है उसमें ज़बरदस्त सुधार आएगा। उसके बाद बनेगा, जैसे अभी ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, 15 का ऑर्डर है जिसमें से 10 एयरफोर्स को जाएंगे, 5 आर्मी को आएंगे। बाद में इसका ऑर्डर 160 का है जिसमें 65 एयरफोर्स को जाएंगे और 95 आर्मी में आएंगे। तो ये क्यों इस तरह है? तो धीरे धीरे जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे किसी भी मशीनरी को, किसी भी इसको और इक्विपमेंट को, अब लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है चीन के साथ 2020 में जो ईस्टर्न लद्दाख में हो, उस वक्त बिल्कुल इसके पूरे कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ट्राई की गई। इसने पहली उड़ान 2010 में भरी। कितने साल लगे हम लोगों को धीरे 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 एक अपना खुद हेलीकॉप्टर, एक अटैक हेलीकॉप्टर बनने के लिए लगता है। लेकिन हमारे में सक्षमता है, हम इसमें काबिल हैं, और जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे हम सुरक्षा के मामले में, हमेशा मैं अपने आप को थोड़ा सा मैं कहूँगा वी विल फील इनसिक्योर। सिक्योरिटी तभी आती है जब हम आत्मनिर्भर होंगे। ये पूरा विश्व जरूर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंसी कब खत्म हो जाए, किस प्रकार की युद्ध है, ग्रे जोन्स है। जरूरी नहीं कन्वेंशनल वॉर होगा, अनकन्वेंशनल वॉर है, चाहे वो साइबर के तौर पर हो या आपके आर्थिक स्थिति पे रोकने के लिए हो, आपके बाकी साइबर अटैक्स हो, कुछ भी हो सकता है। हर एक मामले में भारत को सक्षम होना, भारत को आत्मनिर्भर होना, और सुरक्षा के मामले में तो खासकर बहुत बहुत जरूरी है। हमने देख ही लिया है कि यूक्रेन की मदद के लिए पूरा विश्व खड़ा है। अब उसके बावजूद भी क्या उसकी स्थिति है, अगर यूक्रेन अगर आत्मनिर्भर हो तो शायद रूस जो है इस प्रकार की हरकत ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया में जो 5 ताकतवर मुल्क हैं, दुनिया भर के हथियार यही खरीदने बेचने का कारोबार करते हैं, और भारत का जो लक्ष्य है इन 5 देशों में अपने आप को शामिल करने का है। लेकिन मुद्दा नई टेक्नोलॉजी का भी है, क्योंकि भविष्य के युद्ध के चरित्र को बदलती नजर आ रही है। जो टेक्नोलॉजी है वो भविष्य के युद्ध को बदलती नजर आ रही है। भारत 75 देशों को हथियार और रक्षा उपकरण अब बेच रहा है। भारत से लोग खरीदते हैं, दूसरे देश खरीद रहे हैं हथियार। सुनील मिश्रा जी, यह पहलू कितना महत्वपूर्ण है कि 75 देश आज भारत से हथियार, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। ये कौन से हथियार हैं, कौन से रक्षा उपकरण हैं जो दुनिया के दूसरे देश भारत से खरीदते हैं? ये बदलती हुई तस्वीर है, ये बदलता हुआ भारत का एक उदाहरण है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जी। अगर आप देखें कि एक्सपोर्ट्स में हम सीपरी की लिस्ट में, एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आ गए, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है ये प्राइवेट सेक्टर लेड है। प्राइवेट सेक्टर ने इसमें जो अभी दाखिला लिया है उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने की भी क्षमता हिंदुस्तान में भरपूर है। मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे आईआईटी और इंजीनियरिंग करके विदेश जाते हैं, और वहाँ पर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हों, चाहे नासा में काम कर रहे हों, या किसी और बड़ी कंपनी में काम कर रहे हों, सारे R&D का काम ज़्यादातर हिंदुस्तानी दिमाग करता है। तो जो इस देश का सेरिब्रल एसेट है वो बहुत पावरफुल है, उसको एक्सप्लॉयट करने की ज़रूरत है, और वो एक्सप्लॉयट अब हो रहा है चूँकि उसके लिए मुफीद इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। जी। जो अभी तक सिर्फ DRDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता था, उसमें अब प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी का इंतज़ाम पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ की बात करूं, एक खाली एग्जांपल ड्रोन का ले लूं। ड्रोन को बनाने वाली बहुत अच्छी अपने यहाँ के स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां भी शुरू हुई हैं। ये कंपनियां जो हैं वो ना तो सिर्फ अपने देश के इस्तेमाल के लिए, दोनों डिफेंस और नॉन डिफेंस यूसेज, और ये एक्सपोर्ट में भी आगे आ रही हैं। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करूं, जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, उसके लिए भी हिंदुस्तान जाना जाता है, अग्रणी है, और हमारे पास कैपेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले 7-8 सालों में आप आमूलचूल परिवर्तन इसलिए देखेंगे क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत अच्छा बन गया है,
नीयत और दिशा एकदम साफ है। प्राइवेट इंडस्ट्री का इंटरेस्ट इस पूरे बिजनेस में आने का इतना ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, अलग अलग डिफेंस कॉरिडोर्स में भी जाकर के लोगों से मिला हूँ। उनका इंथुजियाज़म इस बिज़नेस में जुड़ने के लिए देखने काबिल है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अपनी ज़रूरतें तो हम पूरी करेंगे ही करेंगे आने वाले समय में, बल्कि हम एक्सपोर्ट करके दो चीज़ें करेंगे। एक तो हमारा जीडीपी इफेक्ट होगा उससे जी, दूसरे जो पैसा हमारा अपना बाहर जाता था और बाहर नौकरियां क्रिएट करता था, उसी पैसे को जब हम अपने यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा बजट है, और इस बजट का जो इस्तेमाल देशी कंपनियां और स्टार्टअप्स जब करने लगेंगे पूरी तरह से, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक बड़ा परिवर्तन रक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और देश की सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत का रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और समय की मांग भी है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का संसद टीवी से बात करने के लिए। और तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।